श्री राहुल कौल जी पनून कश्मीर संगठन के महाराष्ट्र के प्रतिनिधि हैं तथा यूथ फॉर पनून कश्मीर इस युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कश्मीरी हिंदुओं की समस्याओं के विषय में आप अत्याधुनिक माध्यमों द्वारा देश विदेश में जागृति कर रहे हैं। पनून कश्मीर अर्थात अपना कश्मीर हमारा कश्मीर, कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास एवं कश्मीर में हिंदुओं के लिए होमलैंड का निर्माण, इन विषयों के लिए आपका यह संगठन सक्रियता से कार्यरत है। मैं श्री राहुल जी से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया यहाँ पर हमें अपना अनुभव बताएं। सर्वप्रथम उपस्थित सभी संतजनों के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ पे बैठे हुए माननीय वक्ता और सभा में उपस्थित सभी को मेरा सर्वत्र नमस्कार। जितने भी वर्ष से समिति के माध्यम से मैं यहाँ पर आपके समक्ष कश्मीर की समस्या और कश्मीर की समस्या पे आपका साथ पाने के लिए खड़ा रहा हूँ, मैंने हमेशा से इस मंच को कृत्यों का मंच पाया है और सभासद में बैठे हुए आप सभी कर्मठ हिंदुनिष्ठ देशनिष्ठ लोगों का जो साथ हमें हमेशा से मिला है, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। पूरे देश में कश्मीरी हिंदुओं की जो दशा रही, जो उनकी परिस्थिति रही और जो उसकी सच्चाई रही, उसमें हर एक प्रांत में, हर एक ज़िले में, हर एक राज्यों में जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया है, उसके लिए आपके लिए आप सभी का साधुवाद। इस मंच से कभी भी मैंने कश्मीर की समस्या पे व्याख्यान के तौर पे बात करने की कोशिश नहीं की। जैसा जैसा पिछले 3 दशकों में होता आया और जब से हम साथ में जुड़े हैं, पिछले 1 दशक भर से ज़्यादा समय से, उसमें जैसे जैसे परिस्थिति रही, जैसे जैसे हम काम करते गए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, उस परिस्थिति का जो चिंतन, उस परिस्थिति के लिए हमें कैसे कार्यरत रहना पड़ेगा, मेरा जो मुद्दा पनून कश्मीर के माध्यम से रहा है वो हमेशा ये रहा है कि हम उसके ऊपर ध्यान दें। क्योंकि कश्मीर के ऊपर टिप्पणी करना, आज मुझे नहीं लगता कि पिछले 30 वर्षों में जब हम पनून कश्मीर के माध्यम से, हिंदू जनजागृत समिति के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से गांव-गांव, प्रांत-प्रांत में ये बात कहने गए कि कश्मीर के हिंदुओं ने कैसी त्रासदी भुगती है, उसके लिए शायद ये बात दोबारा दोहराने की और उसके ऊपर किसी तरीके की संवेदना पाने की ज़रूरत आज नहीं है। हम लोग 30 साल की इस त्रासदी को जातीय नरसंहार कहते हैं, इसको जेनोसाइड कहते हैं, और हमारा ऐसा मानना है कि जब तक हम सब लोग, सबसे पहले पूरा वैश्विक हिंदू समाज कश्मीर से बाहर फेंके गए कश्मीरी हिंदू लोगों को या उसकी त्रासदी को और उनके दर्द को जेनोसाइड की तरह नहीं देखता, तब तक इसका रिवर्सल होना पॉसिबल नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि कश्मीर में किसी तरीके का सॉल्यूशन निकले। एक टेक्निकल सब्जेक्ट है आज जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 9-10 साल पहले स्थिति अलग थी। पॉलिटिकल रोल से हमें लगता था कि जो इस त्रासदी के जिम्मेवार हैं उन पे ही अगर हम ये बात ढकेलते रहे तो शायद किसी तरीके का सॉल्यूशन हमारे सामने आएगा। लेकिन आज जो गैर थे उनकी क्या बात करें, जो अपने हैं उनकी भी अगर बात करें तो वहाँ से भी नाकामी ही हासिल हुई है। मेरे निगरानी में या मेरे समझ में आज भारत में 60 से ज़्यादा छोटे कश्मीर पनप रहे हैं। जितने भी छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पर जिहादी इस्लाम सर खड़ा करके खड़ा होता है, उसका एक ही कारण है कि यहाँ से इस जगह को हिंदू मुक्त करो। कश्मीर आज की परिस्थिति में ऑलरेडी हिंदू मुक्त प्रदेश है, जो एक समय की सांस्कृतिक या सांस्कृत सभ्यता का प्रतीक हुआ करता था, जिसने संस्कृत को और भारत की संस्कृति और उसकी सभ्यता की कंटिन्यूटी को पूरे देश के साथ ले लेके सेंट्रल एशिया तक फैलाया।
वो आज हिंदू मुक्त है। जहां से हमने विष्णुगुप्त पाया, जहां से हमने कलहन पाया, जहां से हमने बिल्हन पाया, मम्मट पाया, जहां से हमने जोनराज पाया, जहां से हमने पनिनी पाया, जहां से हमने भरत मुनि पाए, आज वो हिंदू मुक्त कश्मीर है। और वहां पर जिस तरह की डेवलपमेंट आज हो रही है वो डिनायल ऑफ जेनोसाइड, नरसंहार को नकारने की परिस्थिति के पूरे लक्षण, और उसको वहाँ की एक खास समाज को बढ़ावा देने और उनको इस भ्रम में रहना कि शायद ये कल मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ आएंगे। मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, मैं उस जिहादी सोच की बात कर रहा हूँ, मैं उस इस्लामिस्ट फोर्सेस की बात कर रहा हूँ जो 99% कश्मीर के अंदर है। अगर किसी को लगे कि शायद ये 2 या 3% ही ऐसे लोग हैं, मैं 99% कश्मीर के ऊपर बड़े दावे के साथ ये बात कहता हूँ। वहाँ का 99% कश्मीर का वासी जिहादी सोच और सेपरेटिस्ट सोच और इस्लामीकरण और कश्मीर को इस्लामीकरण करके भारत को गज़वाए हिंद की तरफ खदेड़ने की बात करता है, मानता है और आज खुले रूप से कहता है। अगर आप नरसंहार की बात करें, अगर आप जेनोसाइड की बात करें, 1943-44 में जेनोसाइड के एक स्कॉलर थे राफेल लैम्किन, जिन्होंने ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जेनोसाइड का जो शब्द है जेनोसाइड ये कॉइन किया। लेकिन कोई नहीं जानता कि 12वीं-14वीं शताब्दी में जोनराज करके कश्मीर के एक बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे जिन्होंने राजतरंगिणी का दूसरा अध्याय लिखा। उन्होंने उसके अंदर कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिस तरह का घटना कश्मीर में हुई 14वीं शताब्दी में, उसको जाति विध्वंस कहा। ये जोनराज की राजतरंगिणी में उन्होंने लिखा। तो जिसको हम 43-44 की जेनोसाइड की बात करते हैं कि जेनोसाइड 43-44 का उपजा हुआ शब्द है, ये 14वीं शताब्दी में जोनराज ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि कश्मीर में जिस तरह से हिंदुओं को इस्लामीकरण की तरह इसकी वजह से भागना पड़ रहा है, ये हिंदुओं का, कश्मीर के हिंदुओं का जातीय विध्वंस है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आज के मॉडर्न स्ट्रक्चर में अगर आप जेनोसाइड को समझें तो इसके कुछ लॉज हैं, इसका कुछ कन्वेंशन है, जहां भारत 1948 में इसका सिग्नेटरी रहा है कि जेनोसाइड के जो लॉज हैं स्पेसिफिक, इनको क्राइम ऑफ क्राइम्स कहते हैं, तो इसका सिग्नेटरी रहा है कि हम इसको अपने देश में अपनाएंगे। 48 में भारत ने सिग्नेचर किया जेनोसाइड कन्वेंशन में, और 59 के अंदर अपने पार्लियामेंट के अंदर 59 में अपने पार्लियामेंट में इसको पारित भी किया कि जेनोसाइड जो है इसके लॉज हम पूरे देश में, हर राज्य में, इस बात को ध्यान से समझिए, पूरे देश में, पूरे राज्यों में जेनोसाइड के कानून जो हैं इसको जो है हम लागू करेंगे। 1959-60 की बात है। जहां जहां जेनोसाइड होगा वहां पर यही कानून पारित होंगे, और भारत के जो सीआरपीसी के एक्ट होते हैं, जो कानून के एक्ट होते हैं, उनके तहत इसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सीआरपीसी के कानून जेनोसाइड के कानून को नहीं देख सकते, क्योंकि जेनोसाइड के कुछ कोवेनेंट है, क्लासिफिकेशन, पोलराइजेशन, फिर उसका कैरेक्टराइजेशन, 8वां एक्सटर्मिनेशन है, और 9वां जो है जिसको आज कश्मीरी हिंदू समाज जो बात कर रहा है वो डिनायल ऑफ जेनोसाइड है। ये लिखा गया है उधर कन्वेंशन में कि 9वां जो इसका कोवेनेंट रहेगा, जब जेनोसाइड अपनी चरम सीमा पे रहेगा, उसका डिनायल होगा कि हर बात पे हम ये कहेंगे कि ऐसा हुआ ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या सबूत है? आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि यासीन मलिक अभी जेल में है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो सरगना था? आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि वो जेल में है? हाँ, सभी को मालूम है कि यासीन मलिक जेल में है, और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को बहुत ही धूम धड़के से ये कहा गया कि हमने उसको बैन कर दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि किस केस के अंदर वो यासीन मलिक अंदर है, क्योंकि हमने जब उस केस को छाना और देखा कि वो किस केस में अंदर है, तो यासीन मलिक प्राइमरली जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सरगना था, और ऐसे बहुत से हिंदुओं के कत्लेआम और उसके साथ साथ 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारने के जुर्म के अंदर भी वो वांटेड था। लेकिन जब वो पकड़ा गया, मतलब कुछ समय तक तो उसको जेल भी नहीं हुई थी, और कांग्रेस की सरकार ने उसको गांधीयन ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया था हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी ने। और जब वो पकड़ा गया, जब वो जेल में गया, तो हमें पता चला कि वो जो जेल में गया है
उसका कारण है मनी लॉन्ड्रिंग। उसको ईडी ने केस किया है उसके ऊपर, और उस ईडी के केस की वजह से, उस मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से वो जेल में है। क्यों? क्योंकि अगर जब सीआरपीसी के तहत 25 विटनेस थे उसके, जो जिन्होंने देखा कि इसने 4 एयरफोर्स के लोगों को मारा, लेकिन उसमें से 22 होस्टाइल हो गए और 3 समय के साथ रहते हुए मर गए, तो विटनेस ना होने की वजह से एयरफोर्स के जो केसेस हैं वो यासीन मलिक पे लागू ही नहीं होते। ये सीआरपीसी की बात आज भारत का सरकार बात करती है, ये बोल के कि हम जेनोसाइड के कानून भी सीआरपीसी की तरह चलाएंगे। ये यासीन मलिक की बात है, और ऐसे कितने सारे यासीन मलिक तब से भारत के पूरे देश में, वेस्ट बंगाल हो या वो आसाम हो या नीचे केरल हो या ऐसे कर्नाटक हो, वो भटकल हो, वो मालदा हो, कहाँ कहाँ छोटे छोटे यासीन मलिक पलप रहे हैं और इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। और उनको मालूम है कि इन द एब्सेंस ऑफ विटनेस ना होने के कारण हम कभी भी बाहर छूट सकते हैं। 1990 में कश्मीर से प्लूरलिज्म को, साथ में रहने की प्रतिक्रिया को, कश्मीर के मुसलमान ने पाकिस्तान के कहने पे हमें नहीं अलग किया। वो मेरा पड़ोसी था जिसने बोला कि मुझे हिंदू बगल में नहीं चाहिए। वो नहीं चाहता था कि मैं प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के अंदर हिंदू को साथ में झेलूं, क्योंकि उसको कश्मीर से बहुत क्लियर था। वो बहुत क्लियर था क्योंकि जैसे मैंने जिन संस्कृत स्कॉलर्स का आपको नाम लिया, ये उस समय की बात है जब ललितादित्य मुक्तपीड़ा सेंट्रल एशिया से नीचे कावेरी बेसिन तक राज करता था, और जहां भी राज करता था वहां पर संस्कृत, वैदिक, हिंदी सिविलाइजेशन की बात करके उस तरह की प्रक्रिया और कानून चलाता था। ये दुश्मन अच्छी तरह से जानता था। उसने कहा कि अगर मुझे इस संस्कृत वैदिक सिविलाइजेशन पे प्रहार करना है, इसको ढोने वाले लोग को है वहां पर बैठे हुए कश्मीरी पंडित, सबसे पहले इनके ऊपर प्रहार करो। और ये प्रहार वो 1000 साल से करता आया, और साथ में 90 में ऐसी घटना हुई कि हिंदू मुक्त कश्मीर। क्योंकि जब इसको ढोने वाला आदमी साथ में नहीं रहेगा तो आप किस तरह की कल्चरल कंटिन्यूटी और सभ्यता की बात करेंगे। आपके मंदिर, जो अशोक के जमाने से, पहला कश्मीर का हिंदू राजा अशोक था, उसका बेटे जल्लोक ने श्रीनगर का नाम श्रीनगर रखा, क्योंकि श्रीनगरी, श्री यंत्र जो वहाँ पर हमारी इष्ट देवी शारिका माता की शिला है, उसके ऊपर पूरे विश्व में अकेला एक श्री यंत्र छपा हुआ है। उसकी वजह से अशोक के पुत्र जल्लोक ने इसका नाम श्रीनगर रखा, श्रीनगरी रखा, जिसको पिछले 30 सालों में इन्होंने नाम दिया कोहे महारान। जो शंकराचार्य मंदिर की हम बात करते हैं, इसको उन्होंने बोला ये तख्ते सुलेमान है। जो ये श्रीनगर है, इसको शहर खास में नाम करो, अनंतनाग को इस्लामाबाद कहो, जैसे बहुत जगहों में महाराष्ट्र में भी होता है, जिसके लिए आप लड़के उसको रिवर्स करने की बात कर रहे हैं कि डिस्टॉर्शन ऑफ माय नेम एंड कल्चर नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि आप मेरे रूट्स और आइडेंटिटी को खत्म नहीं कर सकते। यही बात हमने उनसे कही कि पिछले 30 सालों में आप ये कोशिश कर रहे हैं कि यहां से हिंदू ओरिजिन ऑफ द वैली का रूट ही खत्म हो जाए, इस सभ्यता की नींव को ही खत्म कर दो, ताकि आप जब भी कोई नई पीढ़ी वहां आती है वो बोलती है हमें तो पता ही नहीं यहां पर कभी हिंदू रहा था या मंदिर की घंटी बजी थी, हमें तो हमेशा पता है ये कोहे मारान है, ये तख्ते सुलेमान है और यहां पर ये शहर खास है। तो कहने का मतलब है, जब स्टेट की मशीनरी, इंडियन स्टेट जब सबवर्सिव होके आपके सेक्युलर और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आपके लोगों को इस तरह का प्लेटफॉर्म देता है कि वो इस तरह की घटनाएं अपना सकें, और वो ये करें सब जिससे वहां का मूल हिंदू निवासी बाहर उखाड़ के भी फेंका जा सके, तो कोई बात नहीं। क्योंकि 90 के समय में होम मिनिस्टर मुफ्ती सईद थे, तो उसके बाद जब कश्मीरी हिंदुओं का एक समुदाय गया ये बताने के लिए कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, आप संज्ञान क्यों नहीं लेते, उन्होंने बोला मेरे पास इससे बड़े बड़े इश्यूज हैं। 90 से लेके 93 तक जब कश्मीरी हिंदू रिफ्यूजी बना, 25,000 लोग इस रिफ्यूजी बनने की घटना के अंदर मारे गए, जिसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये जेनोसाइडल घटना नहीं थी। क्योंकि कारण क्या थे उनके बाहर आके एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर जाना और वहां पर रहना, टेंटों में रहना, रहने की आदत नहीं, गर्मी, सांप बिच्छू के काटने से 25,000 लोग मरे। और उनको भत्ता कितना दिया जाता था? 12 रुपए प्रति आदमी। और इसके साथ में जब आप अफगानिस्तान के किसी जिहादी को पकड़ते थे और उसको जेल में डालते थे, ये भारत सरकार का है, आप कहीं पे भी ये आरटीआई से फैक्ट निकाल सकते हैं, किसी को चाहिए हो तो मैं भी आपको दे दूंगा। जब अफगानिस्तान का आप जिहादी पकड़ते थे, उसका दिन का खर्चा था 50 रुपए, और 22 साल तक हम 12 रुपए प्रतिदिन
एक आदमी के ऊपर जिंदा रहे, और ये जिहादियों का खर्चा 125 रुपए तक झेलती रही भारत सरकार, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर के अंदर कोई इस बात को उजागर करे कि जो वहां से हिंदू निकला वो एक इस्लामीकरण की वजह से निकला। हमारे को जो दर्जा दिया गया, हमको माइग्रेंट कहा गया। माइग्रेंट वो होता है जो विलफुली अपनी मर्जी से कहीं किसी जगह से इस जगह से दूसरी जगह पे जाए, या वहां पर किसी तरीके का कोई क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हो गई, तूफान आ गए, बिजली गिर गई, बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से एक समुदाय बाहर खदेड़ा गया। विलफुली निकलना किसी जगह से। हमने कहा हम माइग्रेंट नहीं है, हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड है, आप हमें रिफ्यूजी की बात करो। उनने बोला अगर हम रिफ्यूजी की संज्ञान देते हैं, ये हमसे लोगों ने कहा, तो उसके जो कोवेनेंट्स है वो सब आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, फिर आप अपने हक मांगोगे। मगर जो कश्मीर का मूल निवासी है, अगर वो अपनी बात कर रहा है ये कहने की कि मैं यहाँ का एबॉरिजिन हूँ, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, मेरे को मेरे घर में रहने की जगह चाहिए क्योंकि मेरी आइडेंटिटी इस जगह से है, आप उस चीज को ना मानते हो ये कह रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अभी बाहर है कुछ समय के बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसी ही घटनाएं ये तब हुई जब 99% 98% वहां पे मुसलमान थे और 2% हिंदू थे। लेकिन जहां पर 70% 80% हिंदू है, वहां पर भी तो जेनोसाइड रेप्लिकेट कर रहा है। वहां पर भी छोटे छोटे प्रांत, डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसी जगहें हैं। आप सबने पिछले दिनों से सुना, मैं तो पिछले 12 साल से ये बात सुन रहा हूं कि हम जब भी कोई बात करते हैं, हम मंदिर बचाओ की बात करते हैं। आप कभी ये नहीं बोलते हम डिफेंस की बात करते हैं। 95 करोड़ हिंदू डिफेंस की बात करता है, और वो भी हिंदू बहुल भारत में रह के। आपने देखा, अभी आपने सबको सुना कि मेरे एरिया के अंदर एक हिंदू ये मंदिर था, उसके ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, 7-12 चेंज किया। अभी हमारे भाई साहब ने हमें बताया, ऐसे कितने सारे उदाहरण हमारे सामने। कश्मीर के अंदर तो 5000 मंदिर थे, उसके अंदर 4800 मंदिर इन लोगों ने बदल दिए, उनकी जमीनों पे कब्जा किया, ये पूरी जगह ले ली। और इसका संज्ञान हमने भारत सरकार के सामने रखा कि आप अगर इसको जेनोसाइड नहीं मानेंगे तो आप इस जिहादी प्रतिक्रिया को पीछे कैसे धकेलोगे? आप कैसे दिखाओगे कि यू हैव ए पॉलिसी ऑफ विलिंगनेस? आपके पास एक ऐसा हथियार है, आपके पास, या आपके पास पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक क्षमता है कि आप जिहाद को पीछे धकेल सकते हो। तो हमने भारत सरकार को एक जेनोसाइड एट्रोसिटीज एंड प्रिवेंशन बिल बनाने के लिए हमने दी। हमारे बड़े बड़े लीगल लोगों ने एक जेनोसाइड एट्रोसिटीज एंड प्रिवेंशन बिल 500 से अधिक सांसदों को, माननीय प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को ये बिल दी, ये बोलने के लिए कि ये बिल का एक स्केलेटल ड्राफ्ट है। भारत के अंदर कोई भी समुदाय कभी भी किसी भी दूसरे समुदाय को दबाने की कोशिश करे, या जेनोसाइड की एक्टिविटीज या जातीय नरसंहार होने की एक्टिविटी करे, उसके लिए ये बिल लागू होगा और ये कानून होंगे। क्योंकि आप ऑलरेडी इसके सिग्नेटरी हो, तो आप इस बिल को पारित कीजिए। हमारे को उसके जो जवाब मिले वो जाने दीजिए, लेकिन हमें ये अच्छे से मालूम है, क्योंकि जहां पर सीएए, एनआरसी जैसी चीज, जहां पर आप दूसरे आसपास के अपने देशों के हिंदुओं को यहाँ लाके नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, आप उनको सिक्योरिटी देने की बात कर रहे हैं, जब आपको ये खुद को पता है कि मेरे देश के अंदर मेरा खुद का ही एक हिंदू समाज है जो रिफ्यूजी बन के बैठा हुआ है। आप उसको अगर प्राथमिकता देके वापस पुनर्वास करके, पन्नू कश्मीर जो बात करता है कि एक सेपरेट होमलैंड कश्मीर के अंदर, जहां पर देश का कोई भी आदमी आके वहां पर रहे, धारा 370 ना रहे और वो यूनियन टेरिटरी रहे, यही कश्मीर के अंदर जिहाद के ऊपर तमाचा होगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप जेनोसाइड बिल को पारित करते हैं, तो आप जेनोसाइड विक्टिम्स को पूछते हैं कि आपकी मंशा क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो किसी भी तरह, क्योंकि आप कश्मीर के अंदर इसको सींच रहे हैं इस जिहाद को, तो पूरे भारत के अंदर तो ये पंख अपने भ्रांचे फैलाएगा ही, अपने पूरा अस्तित्व को फैला रहा है। आपका मुद्दा है कि अगर आपको जिहाद को रोकना है तो हमें सबको खड़े होके ये बात कहनी पड़ेगी सरकार से कि जिस चीज की आप सिग्नेटरी हो, ये कोई मांग नहीं है। भारत सरकार ऑलरेडी ने ये पारित किया हुआ है कि मैं जेनोसाइड बिल को, जेनोसाइड कानून को पूरे राज्यों के अंदर इसको लागू करूंगा। तो आज अगर ये जेनोसाइड बिल लागू होता है, मुझे लगता है उससे पन्नू कश्मीर की नींव बढ़ेगी, और पन्नू कश्मीर की नींव ही हिंदू राष्ट्र की पहली सीढ़ी होगी। ऐसा मैं मानता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।